25 जून 1975 देश के लोकतंत्र का एक काला दिन। वो दिन जिस दिन इस देश में इमरजेंसी लगी थी, नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को वापस ले लिया गया था, विपक्ष को असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया था और प्रेस पर सेंसरशिप लग गई थी। आप सभी लोग जानते होंगे कि इमरजेंसी का ये निर्णय इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए किया था। इलाहाबाद हाई कोर्ट से उनके निर्वाचन के खिलाफ एक फैसला आया था जिससे इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद छोड़ना पड़ता। हालांकि इस मामले में 23 जून को इंदिरा गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत भी मिल गई थी कुछ शर्तों के बाद। उसके बावजूद 25 जून को इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी घोषित कर दी। आखिर ऐसा क्या हुआ था 12 जून से 23 जून के बीच में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगानी पड़ी? नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है नवीन चौधरी और आज की पंचायती में हम बात करने वाले हैं इमरजेंसी के बारे में, उन कारणों के बारे में जिसकी वजह से इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाने का निर्णय लिया। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी रायबरेली से प्रत्याशी थी। उनके सामने जो कैंडिडेट थे उनका नाम था राजनारायण। राजनारायण इस चुनाव में बुरी तरह हार गए, किंतु उन्होंने चुनाव हारने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने पद का दुरुपयोग इस चुनाव को जीतने के लिए किया है। उन्होंने सरकारी अफसरों का और पुलिस अधिकारियों का इस्तेमाल किया है। हाईकोर्ट ने जब इस मामले की सुनवाई शुरू की तो कांग्रेस के नेताओं ने पहली कोशिश की थी इस मामले के जज सिन्हा साहब को खरीदने की। कहा जाता है कि उन्हें 5 लाख रुपए की रिश्वत ऑफर हुई, लेकिन सिन्हा साहब ने वो ऑफर एक्सेप्ट नहीं की। सिन्हा साहब कोर्ट के अंदर किसी को भी कोई हिंट नहीं दे रहे थे। वो दोनों पक्षों से बराबर सवाल पूछते थे, तो ये अंदाजा नहीं रख पा रहा था कि उनका झुकाव किस तरफ है। सामान्य तौर पर माना जाता है कि जब इतने बड़े नेता के खिलाफ, इतने लोकप्रिय नेता, वो भी प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई मामला है तो जज का झुकाव उधर होगा, लेकिन ऐसा कोई भी हिंट जज सिन्हा की तरफ से नहीं था। यह मामले की सुनवाई 4 साल चली और 25 मार्च 1975 को इस मामले की सुनवाई पूरी हुई। इस मामले में फैसला सुनाने के लिए जज सिन्हा ने 12 जून का तारीख मुकर्रर की। कांग्रेस ने कोशिश की कि चीफ जस्टिस से उनके ऊपर दबाव डलवाया जाए, लेकिन इससे जज सिन्हा इरिटेट हो गए। उन्होंने 11 जून को अपने स्टेनोग्राफर नेगीराम निगम को फैसला टाइप करवाया और उसके बाद उन्हें कहा कि वो कहीं चले जाएं। जज सिन्हा काफ़ी इंटेलिजेंट थे। उनको इस बात का अंदाजा था कि कांग्रेस जो है फैसले को जानने की कोशिश जरूर करेगी और उसके बाद अब उसके हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करेगी, और वो सही थे। रात के समय खुफिया विभाग के लोग उनके स्टेनोग्राफर नेगी के घर पे पहुंच गए। वहां पर नेगी और उनकी पत्नी, चूंकि जज साहब के आदेश से पहले से ही जा चुके थे, उन्हें हाथ में कुछ भी नहीं आया। 12 जून 1975 को सुबह 9:55 पर जज साहब कोर्ट पहुंचे और उन्होंने फैसला अपना सुनाना शुरू किया। कोर्ट में इतनी भीड़ थी कि पहले ही उनके सहायक लोगों को यह कहना पड़ा कि फैसला जो भी हो कोई ताली नहीं बजाएगा, क्योंकि पूरे देश में इसकी रुचि थी और देश 2 भागों में बटा हुआ था इस समय। जज सिन्हा ने अपना फैसला सुनाया और उन्होंने प्रधानमंत्री दोषी को पद के दुरुपयोग का दोषी ठहराया। उन्होंने 2 चीजें बताई। उन्होंने पहला कहा कि प्रधानमंत्री के ओएसडी यशपाल कपूर, जो कि इस्तीफा देकर राजनीति में आ रहे थे, वो उस समय पद पर थे जब इंदिरा गांधी की रैली चल रही थी। तो उन्होंने अपने पद का इस्तेमाल इंदिरा गांधी की चुनावी संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए किया। दूसरा, उत्तर प्रदेश की उस रैली में इंदिरा गांधी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के अधिकारियों को, पुलिस वालों का इस्तेमाल किया था, मंच को सजाने से लेकर बिजली के इस्तेमाल से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाओं करने पर। यह चुनावी आचार संहिता के खिलाफ है और इसलिए ये इंदिरा गांधी के खिलाफ गया। जज सिन्हा का फैसला इंदिरा गांधी के खिलाफ था और उन्होंने इंदिरा गांधी को तुरंत पद से इस्तीफा देने का आदेश दे दिया। अब ये एक संवैधानिक संकट तो था ही, साथ ही साथ एक राजनीतिक संकट भी था। अगर इंदिरा गांधी कुर्सी छोड़ती हैं तो एक नया प्रधानमंत्री तुरंत नियुक्त करना होगा। इससे काफी अवस्था फैल सकती थी। इंदिरा गांधी हालांकि सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, उसके लिए समय था, इसलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही एक स्टे का ऑर्डर दिया गया कि जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के इस्तीफे का जो आदेश है उसको 20 दिन आगे बढ़ा दिया जाए, उसकी एग्जीक्यूशन डेट 20 दिन आगे दी जाए, ताकि प्रधानमंत्री एक उत्तराधिकारी चुन सके, क्योंकि प्रधानमंत्री के न होने पर देश अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसको स्वीकार कर लिया गया। अब इंदिरा गांधी के पास जो काम था वो ये था कि अपना एक उत्तराधिकारी चुने और इस संकट से खुद को बाहर निकाले। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की इस फैसले के खिलाफ, साथ ही साथ अपने प्रधानमंत्री 20 दिन बाद ही प्रधानमंत्री रहने के लिए स्टे का ऑर्डर मांगा।
इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में अपील तो कर चुकी थी, लेकिन उसके साथ उनकी दिक्कत दूसरी थी। क्या हो कि सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखे, क्या हो कि उनको चुनाव लड़ने के लिए ही 6 साल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए। इस तरह के तमाम संकट थे और इस सारे फैसले के बाद उनकी पार्टी के अंदर भी कुछ आवाजें उठनी शुरू हुई थी। तो उन्होंने इन सारी चीजों को संभालने के लिए जो कमान दी वो दी अपने बेटे संजय गांधी को। संजय गांधी काफी बदनाम रहे हैं बहुत से तिकड़मों के लिए, और ऐसा माना जाता था कि इंदिरा गांधी के सारे फैसलों के पीछे कहीं वो होते हैं और वो हैं जो सरकार को पीछे से चला रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि संजय गांधी ये सब अकेले करते थे, उनकी भी एक अपनी तिकड़ी थी। आर.के. धवन उसमें एक थे, जो कि उनके कांग्रेस पार्टी में क्लर्क हुआ करते थे। आर.के. धवन बहुत ही शातिर दिमाग के, और उनका प्रभाव इस प्रकार था कि वो एक तरह से राजीव गांधी, कहा जाता है कि संजय गांधी उनके जरिए राजनीति को चलाया करते थे, अपने मंत्रियों को, नेताओं को आदेश देते थे। लेकिन कुछ लोगों का ये कहना था कि उल्टा था, संजय को ऐसा लगता था, लेकिन आर.के. धवन संजय के जरिए मंत्रियों को कंट्रोल किया करते थे। ओ मथई भी इसका एक हिस्सा थे, और एक और बड़े महत्वपूर्ण व्यक्ति इसका हिस्सा थे जिनका नाम है बंसीलाल। बंसीलाल हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, संजय गांधी से हालांकि दोगुनी उम्र के थे, लेकिन संजय गांधी से उनकी मित्रता काफी थी। संजय गांधी का एक पेट प्रोजेक्ट था मारुति कार, जो आप लोग जानते हैं। मारुति कार का जो फैक्ट्री डली थी हरियाणा में, उसमें 290 एकड़ की जमीन बंसीलाल ने संजय गांधी को बहुत सारे नियमों को दरकिनार करके कौड़ियों के दाम पे दिया था। इसमें पैसा कहां से आया, क्या आया, इसके लिए सरकारी कर्ज वगैरह की भी बात हुई थी, जिसकी बातें हम कभी और करेंगे। लेकिन वो पूरा एक गड़बड़ झाला उस पूरी स्कीम में था। तो संजय गांधी, धवन, बंसीलाल, इनकी तिकड़ी ये बहुत सारे गड़बड़ों के लिए जानी जाती थी, लेकिन इंदिरा गांधी जिस सिचुएशन में थी उसमें यही तिकड़ी उनके काम आने वाली थी। संजय गांधी के हाथ में जब कमान आया तो संजय गांधी ने 3 एरियाज में काम करना शुरू किया। पहला था मीडिया। उनको लगता था कि मीडिया जो है वो उनके खिलाफ है और उनकी मां की छवि खराब कर रहा है। संजय गांधी की नाराजगी मीडिया से इसलिए भी थी कि उनके मारुति प्रोजेक्ट के ऊपर भी मीडिया ने काफी कुछ उल्टा पुल्टा लिखा था, बहुत सारे एक्सपोज भी हुए थे। दूसरा था कि विद इन पार्टी जो उनकी मां के खिलाफ आवाजें उठनी शुरू हुई हैं, कई लोग जो उनके साथ नहीं है उनको कंट्रोल करना। और तीसरा विपक्ष जिसने कोर्ट में आए फैसले के बाद से हंगामा मचाना शुरू कर दिया था। 15 जून को संजय गांधी ने ये कमान संभाली और उन्होंने इन 3 एरियाज में काम करना शुरू किया। मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी था कि उस पर सेंसरशिप लगे। उनके किसी मित्र ने उनको सजेस्ट किया कि फिलीपींस में कुछ ऐसे कानून हैं जिसके जरिए मीडिया पे सेंसरशिप लगाई जा सकती है। उन्होंने उसके मसौदे पे काम करना शुरू किया। विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार किस तरीके से किया जाए, इसके ऊपर एक प्लानिंग शुरू हुई। साथ ही साथ तीसरा, कांग्रेस के नेता जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जा सकते हैं उनको कैसे कंट्रोल किया जाए। इंदिरा गांधी ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एक अस्थायी प्रधानमंत्री, अगर कोर्ट में उनका फैसला ना सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार किया जाए, कौन अस्थायी प्रधानमंत्री होगा उसका नाम तय करने के लिए एक मीटिंग बुलाई गई। लेकिन इस मीटिंग में इंदिरा गांधी को यह भय था कि कोई ऐसा व्यक्ति न बन जाए जो कि आगे सत्ता न छोड़े, और यह भय इसलिए स्वाभाविक था क्योंकि पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता बाबू जगजीवन राम उनकी अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री बन सकते थे। बाबू जगजीवन राम और इंदिरा गांधी के रिश्ते अच्छे नहीं थे, इनके बीच में बहुत खटपट थी, और इंदिरा गांधी को यह डर था कि अगर जगजीवन राम बन गए तो जगजीवन राम जो है न सिर्फ कुर्सी छोड़ेंगे बल्कि कई और ऐसे मुकदमे खुल सकते हैं जिन मुकदमों को वो दबाना चाहती हैं। इनमें एक ये है कि 1975 इंदिरा गांधी के लिए अच्छा शुरुआत ही अच्छी नहीं थी। इंदिरा गांधी उस समय सीबीआई की एक रिपोर्ट आई हुई थी जिसको लेके पहले से परेशानी में थी। ये रिपोर्ट रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के एक करीबी को सांसद ही थे, उनको एक लाइसेंस, इंपोर्ट के लाइसेंस को देने को लेके था, और इसमें कुछ घपला हुआ था। इस परमिट को जारी करने का जिम्मेदार कौन था, इसके बारे में जब बात होती उससे पहले रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई थी। विपक्ष सीबीआई जांच की को सभी संसद में सबके सामने खोलने की बात कर रहा था, सार्वजनिक करने की। साथ ही साथ पूरे देश में एक माहौल बन रहा था कि इंदिरा गांधी ने ही अपनी जान बचाने के लिए, अपने जो को छुपाने के लिए ललित नारायण मिश्रा को मरवाया है। मिश्रा जी की कहानी, उनकी मृत्यु की कहानी वाकई संदिग्ध है, जिसकी बात भी हम कभी और करेंगे। लेकिन इस समय इंदिरा गांधी इन चीज़ों से घिरी हुई थी। मारुति का प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी बहुत सारे सवालों में था, और कोई ऐसा व्यक्ति अगर कांग्रेस का नेता बन जाता जो उनको रास्ते से हटाना चाहता हो तो विपक्ष की मांग पे संभव था इन सारी चीज़ों को स्वीकार कर ले। इससे जगजीवन राम को नहीं बनाया जाए ये इंदिरा गांधी ने तय किया, लेकिन जगजीवन राम को न बनाना भी
उनकी छवि के खिलाफ था। ऐसा लगता है कि जगजीवन राम से वो घबरा रही हैं। इंदिरा गांधी ऐसे किसी व्यक्ति को ढूंढ रही थी, वो व्यक्ति जो कि वरिष्ठ हो, जिसके नाम पे जगजीवन राम को साइड किया जा सके और उनका वफादार रहे। जैसे उनके पक्ष में फैसला है, वो हटके इनको प्रधानमंत्री की कुर्सी वापस दे दे। कुल मिलाकर उनको एक भरत चाहिए था जो उनकी चरण पादुका को रखकर और सत्ता चलाए। उत्तर प्रदेश के नेता कमलापति त्रिपाठी का नाम इसमें चला, लेकिन फिर उनको पता चला कि कमलापति त्रिपाठी, इसके बारे में जगजीवन राम का ये कहना है कि उनको समर्थन तभी दिया जाएगा जब वो इंदिरा गांधी के लिए बाद में कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। इंदिरा गांधी इस स्थिति में भी नहीं आना चाहती थी। इधर संजय गांधी अपना काम करना शुरू कर चुके थे। उन्होंने आसपास के सभी राज्यों के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनको आदेश ये दिए कि अपने राज्यों से वो लाखों की भीड़ में लोगों को दिल्ली में भेजें। पूरी दुनिया को यह संदेश जाना चाहिए कि इंदिरा गांधी से ज्यादा पॉपुलर नेता इस देश में कोई भी नहीं है। ये लाखों की भीड़ सड़कों पे आती है, इंदिरा गांधी जिंदाबाद के नारे लगाती है, इंदिरा गांधी भी उनको जाके संबोधित करती हैं। ऐसा हुआ, लोग लाखों की भीड़ में आए और पॉपुलैरिटी इंदिरा गांधी की दिखने लगी। विपक्ष चिंता में था, लेकिन विपक्ष की बात हम बाद में करेंगे। संजय गांधी ने इस बीच में एक काम और किया। उनको यह लगा कि पार्टी के अंदर ही इंदिरा गांधी के खिलाफ आवाज उठ रही है। जो प्रदर्शन होने लगे थे, लोग जो आने लगे थे, इसको लेके पार्टी के ही बहुत सारे नेताओं को लगने लगा कि भोंडा प्रदर्शन है और लोकतंत्र में एक न्यायपालिका के फैसले को मानना जाना चाहिए। इंदिरा गांधी उसको मान के एक अच्छा जो है मैसेज देंगी लोगों को और फिर चुनाव जीत के वापस आ जाए। संजय गांधी ने एक मसौदा तैयार करवाया जिसमें कि सभी पार्टी के नेताओं को यह साइन करना था कि इंदिरा गांधी को ही वो अपना नेता मानते हैं, इंदिरा गांधी लोकप्रिय हैं, उनके बिना कांग्रेस नहीं है, सो इंदिरा इज कांग्रेस। बहुत सारे मुख्यमंत्रियों ने, सांसदों ने, विधायकों ने इसके ऊपर सिग्नेचर किए। कुछ एक लोगों ने जिनको हिचक थी, जिन्होंने साइन करने में देर की, उनके नाम अलग से नोट कर लिए गए। जिन मुख्यमंत्रियों ने साइन किए वो मीडिया में यह साबित करने और इंदिरा गांधी को दिखाने कि हम आपके गुलाम हैं, मीडिया में भी ये खबरें छपाया करते थे कि इंदिरा गांधी के समर्थन में है। विपक्ष इस सारी चीजों से परेशान था। वैसे ही उनके कुल मिला के 60 सांसद ही थे, अलग अलग पार्टियां थी। वो भी इंदिरा गांधी को वो हटाने का मौका ढूंढ रहे थे और मौका उनको मिला नहीं, चुनाव में हरा नहीं पाए। और आज कोर्ट ने जब उनको ये मौका दिया था, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि विपक्ष इस मौके को जाने दे। विपक्ष ने जनता को दो बातें समझानी शुरू की कि क्या कोर्ट के फैसले के बाद भी प्रधानमंत्री को इस तरीके से पद पे बने रहना चाहिए, क्या उन्हें पद छोड़कर किसी दूसरे को पद नहीं देना चाहिए। दूसरा, क्योंकि भीड़ जो आ रही थी और इंदिरा गांधी के पक्ष में जो माहौल बन रहा था, उसको लेके उन्होंने कहा कि न्यायिक फैसले के खिलाफ सड़क पर जनता को उतार कर प्रधानमंत्री जो कर रही है, ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक ढांचे का खतरा है। ये भीड़ तंत्र नहीं है, भीड़ तय नहीं कर सकती कानून के नियम को, सही है या गलत। ये सब आपको कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना, आजकल भी ऐसी कुछ बातें होती हैं। तो जो आज सत्ता पक्ष है वो तब विपक्ष था, जो आज विपक्ष है वो तब सत्ता पक्ष था। तो बातें वही रहती हैं, पक्ष बदलते जाते हैं। खैर, विपक्ष अपनी बात जनता तक नहीं पहुंचा पा रहा था एक अच्छे तरीके से। प्रदर्शन हुए, लेकिन उनके प्रदर्शनों में उनकी बहुत पिटाई हुई, पुलिस का इस्तेमाल किया गया। संजय गांधी, बंसीलाल, इन सब ने प्रदर्शनकारियों की पिटाई की और इनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास हुआ। विपक्ष को इस समय एक नेता की जरूरत थी और उस नेता का नाम था जयप्रकाश नारायण। हालांकि जयप्रकाश नारायण की एंट्री से पहले मैं आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट आपको बताता हूं। इंदिरा गांधी के माहौल में पक्ष बनाने के लिए संजय गांधी ने उद्योगपतियों को अपने साथ जोड़ा। उद्योगपति हालांकि जानते थे कि इंदिरा गांधी की जो पॉलिसीज हैं वो थोड़ी समाजवादी हैं, उनके उतने पक्ष में नहीं है, लेकिन फिर भी वो ये भी जानते थे किसी और सरकार की अपेक्षा इंदिरा गांधी की सरकार में उनके हितों की रक्षा ज्यादा होगी। एक कारण था संजय गांधी उनके मित्र थे। दूसरा एस्पेक्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है, जब सारा विपक्ष इंदिरा गांधी के खिलाफ था, उस समय एक पार्टी इंदिरा गांधी के साथ थी। उस पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जी हाँ, वामपंथी विचारधारा के लोग जिनके खिलाफ संजय गांधी हमेशा रहे। संजय गांधी हमेशा वामपंथियों को पूरे सिस्टम से बाहर करने की बात करते थे, और वामपंथी जो इंदिरा गांधी के भी खिलाफ हुआ करते थे। वामपंथियों को यह लगा कि चूंकि वामपंथी सोवियत के समर्थक थे और सोवियत के साथ भारत के रिश्ते उस समय ठीक थे, तो वामपंथियों को यह लगा कि दक्षिण पंथ की ताकतें इंदिरा गांधी के हटने के बाद सत्ता में आ सकती हैं, तो उनको रोकने के नाम पे वो इंदिरा गांधी के साथ आए। साथ ही साथ उन्होंने ये सोचा कि कांग्रेस के कंधे पे एक बार सवार हो जाएंगे, हम सिस्टम में आ जाएंगे कहीं पे,
और इसके बाद धीरे से कांग्रेस को बाहर करके और देश में कम्युनिस्ट शासन हम लेके आ जाएंगे। खैर, उन्होंने दिन में सपना देखा, सबको सपने देखने का हक है, उनको शासन मिला तो नहीं, लेकिन कम्युनिस्टों की उस एंट्री से कांग्रेस पार्टी भी बर्बाद हुई, जिसकी बात भी हम कभी किसी वीडियो में जरूर करेंगे। तो ये सरप्राइजिंगली कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी के साथ थी। अब हम वापस से आते हैं विपक्ष की बात पर। जब जयप्रकाश नारायण को बुलाया गया, क्यों बुलाया गया जयप्रकाश नारायण को? जयप्रकाश नारायण एक गांधीवादी नेता थे। उनको जेपी के नाम से जाना जाता है। बाद में इस आंदोलन के बाद उनको जननायक भी कहा गया। 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के हीरो थे जयप्रकाश नारायण। देश में वंचितों की और शोषितों की आवाज उठाने वाली उनकी छवि थी। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते थे। गृह राज्य बिहार में वो बिहार सरकार के खिलाफ लड़ते रहे। इंदिरा गांधी से उनके रिश्ते पहले अच्छे थे, उसको चाचा भतीजी जैसा रिश्ता था, लेकिन बिहार सरकार के भ्रष्टाचार के आंदोलन के बाद उनके और इंदिरा के रिश्ते भी बिगड़े। इंदिरा ने बीच में समझौता करने की कोशिश की, लेकिन किसी भी हालत में जेपी उस समझौते के लिए तैयार नहीं थे। वो भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरी तरह से खड़े थे। तो ये उनका एक आपस का डिस्कनेक्ट था। जेपी को देश में स्वच्छता का प्रतीक मानते थे और जनता उनको सुना करती थी, जनता उनके पीछे जाया करती थी। जेपी का बोलना इंदिरा गांधी की समाजवादी छवि को भी ठेस पहुंचाता, क्योंकि जेपी ये मानते थे और ऐसा कहा करते थे कि समाजवादी विचारधारा के नाम पर इंदिरा गांधी लोगों को बेवकूफ बना रही हैं और भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही हैं। ये चिंता का विषय था। जेपी का आना चिंता का विषय इसलिए भी था क्योंकि जेपी पहले से चाहते थे कि इंदिरा गांधी के खिलाफ विपक्ष संयुक्त हो, पर उस समय हुआ नहीं। गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन के बाद जेपी ने गुजरात में विपक्ष को संयुक्त किया और यूनाइटेड फ्रंट बनाया। और जब उस यूनाइटेड फ्रंट ने चुनाव लड़ा तो उस यूनाइटेड फ्रंट ने कांग्रेस को पहले की सीटी 140 सीटों से आधे पे ले आए और कांग्रेस 74 पे थी। यूनाइटेड फ्रंट की वहां सरकार बनी। तो जेपी जानते थे जब विपक्ष इकट्ठा होगा तो क्या होगा, और इंदिरा गांधी भी जानती थी कि जेपी के पास ताकत है कि विपक्ष को इकट्ठा कर सके, तो उनकी चिंताएं बढ़ना स्वाभाविक था। जेपी ने यहां पर आकर कहा सुप्रीम कोर्ट का फैसले का इंतजार किया जाना चाहिए, लेकिन आंदोलन और जनता के बीच में अवेयरनेस होनी चाहिए। तो सभाएं होनी शुरू हुई। सभाओं में जेपी की बात को सुना जाने लगा और इंदिरा गांधी के खिलाफ एक माहौल बनना शुरू हुआ। इंदिरा गांधी को अब ऐसा लगने लगा था, अगर उनके मित्रों की आप किताबें पढ़ेंगे, की बायोग्राफी पढ़ेंगे, तो उनके बहुत से मित्रों का ये कहना था कि इंदिरा गांधी एक समय पैरानॉइड सी होने लगी थी। उनको कुछ साइकिक इश्यूज थे, उनको लगता था हर चीज उनके खिलाफ साजिश हो रही है। तो जेपी के इस मूवमेंट के बाद भी इंदिरा गांधी को लगने लगा कि मीडिया जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनको सत्ता से हटाने के लिए काम कर रहा है। सारी साजिश जो है कहीं से कोई रच रहा है इंदिरा गांधी को सत्ता से हटाने के लिए। वो इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं थी कि कोर्ट में जो फैसला आया वो उनके द्वारा सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल की वजह से आया। उन्होंने यहां तक ये भी मान लिया कि जज सिन्हा जो है शायद जनसंघ से जुड़े हुए हैं। तो इंदिरा गांधी इस पैरानॉइड सिचुएशन से निकलने के लिए उन्होंने संजय गांधी को कहा कि तेजी से और काम हो। संजय गांधी ने देश भर में विपक्षी नेताओं की लिस्ट बनानी शुरू की जिनको गिरफ्तार किया जा सकता है। वो गिरफ्तारी कैसे हो इसके बारे में भी चर्चा होना शुरू होना था। विपक्ष ने संयुक्त होकर इस बीच में राष्ट्रपति के पास जाकर, पहले राष्ट्रपति भवन के बाहर धरना दिया, राष्ट्रपति को जाकर ये कहा कि इंदिरा गांधी का इस्तीफा हो जाए। इससे भी प्रेशर बनने लगा था, लेकिन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ऑलरेडी कृतज्ञ थे इंदिरा गांधी के, क्योंकि उन्होंने उनको राष्ट्रपति बनने का मौका दिया। तो उन्होंने विपक्ष को यह कह के शांत किया कि देखिए, कांग्रेस संसदीय दल की बैठक होने दीजिए, वो भी अपनी प्रधानमंत्री को शायद हटा दे, चेंज कर दें, कोई दूसरा नेता चुन ले, तब तक आप लोग शांत बैठे। इसके जरिए वो टाइम बाय कर रहे थे राष्ट्रपति इंदिरा गांधी के लिए। विपक्ष के पास उपाय नहीं था, विपक्ष वापस आया, लेकिन सड़कों पर वो जमा रहा। इंदिरा गांधी एक बार फिर से चिंतित हुई क्योंकि चीजें उनके कंट्रोल में नहीं आ रही थी। इस बीच में एक अच्छी चीज हुई, वो ये कि 23 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 20 दिन वाले टाइम पीरियड के ऊपर स्टे लगा दिया। उन्होंने इंदिरा गांधी को सशर्त अनुमति दी कि वो प्रधानमंत्री रह सकती हैं, लेकिन उनको सांसद की तरह अधिकार नहीं होंगे, वो लोकसभा में वोट करने का अधिकार नहीं होगा। वो प्रधानमंत्री रहेंगी, उनको पद से हटना पड़ेगा या नहीं, ये जो उनकी अपील थी, जब सुप्रीम कोर्ट फाइनल फैसला लेगा तब तय होगा। लेकिन तब तक उनके पास ये ऑप्शन था कि वो यहां पर इस कुर्सी पर रहें। इंदिरा गांधी को थोड़ी सी राहत तो मिली, लेकिन पावर तो कम थी। विपक्ष ने इसको मुद्दा बनाया। 24 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने एक बहुत बड़ी रैली में यह कहा कि जिस प्रधानमंत्री के पास सांसद रहने के संवैधानिक अधिकार नहीं है, जिनको लोकसभा में वोट करने का और बोलने का अधिकार नहीं है, वो प्रधानमंत्री पद पर रहने का हक कैसे है उनको।
उन्होंने इंदिरा गांधी से इस्तीफा मांगा। 25 जून को उन्होंने एक और रैली की घोषणा की, 29 जून को रैली होनी थी और इस तरह से बहुत सारी रैलियों की घोषणा थी। इंदिरा गांधी ने जब इंटेलिजेंस से खबर मंगवाई तो उनको पता चला कि एक बहुत बड़ा प्रदर्शन होने वाला है, रेल रोक दी जाएगी, सड़कें रोक दी जाएंगी, देश भर से लोग दिल्ली में आएंगे और उसके बाद जो है घेराव होगा इंदिरा गांधी के घर का और उनको गद्दी से उतारने की पूरी तैयारी होगी। इंदिरा गांधी के हाथ से चीजें रेत की तरह फिसल रही थी। हालांकि उन्होंने इस पीरियड में बहुत सारी सभाएं करके उसमें देशभक्ति का तड़का भी लगाया। उन्होंने बांग्लादेश जीत की हर भाषण में बात किया करती थी। जनता उनके पक्ष में भी थी, लेकिन विपक्ष भी कहीं कम नहीं पड़ रहा था। जेपी भी भीड़ जुटा रहे थे। ऐसे में इंदिरा गांधी के विश्वस्त, जो कि 12 जून से लगातार उनके साथ थे, उसमें सिद्धार्थ शंकर रे, जो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को कहा कि इस स्थिति में वो आंतरिक आपातकाल लगा सकती हैं और संविधान इसकी अनुमति देता है। इंदिरा गांधी ने उन्हें तुरंत दिल्ली आने को कहा। सिद्धार्थ शंकर रे दिल्ली पहुंचे और उन्होंने उन्हें बताया कि संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि आंतरिक उथल पथल की स्थिति में वो इमरजेंसी लगा के लोगों के अधिकार को वापस ले सकते हैं। इंदिरा गांधी ने वकीलों को बिठाया, सारे विशेषज्ञ बैठे और उन्होंने संविधान की नियमों को खंगाल कर एक मसौदा तैयार किया और 24 जून 1975 की रात को राष्ट्रपति के पास जाकर, फखरुद्दीन अली अहमद, उनके पास जाकर इंदिरा गांधी ने उस इमरजेंसी के मसौदे पर सिग्नेचर करवाया, जिसके हिसाब से लोगों के अधिकारों को वापस छीन लिया गया था, प्रेस पर सेंसरशिप का अधिकार मिल गया था। बहुत वर्ष पहले जर्मनी में भी हिटलर ने यही किया था। उन्होंने भी अपने राष्ट्रपति को इस बात के लिए मनाया था कि लोगों के अधिकार को जर्मनी को आगे बढ़ाने के लिए वापस लेने की जरूरत है। इंदिरा गांधी भी कुछ वैसा ही कर चुकी थी। 25 जून 1975 की आधी रात देश के सभी अखबारों के दफ्तरों में पुलिस पहुंच चुकी थी। अखबारों का छपना बंद कर दिया गया था और बिजली काट दी गई थी। इंदिरा गांधी की सरकार ने यह काम इससे पहले भी किया था। जब उन्हें वो चाहते थे कि किसी तरह का अखबार न छपे तो वो बिजली काट दी जाती थी, पुलिस वहां जाकर काम को रोक देती थी। तो लोगों को लगा कि संभवतः 24 जून की रैली जो जेपी ने की है उसका प्रभाव होगा, ये संभवतः 25 को ये खबर लोगों तक ना पहुंचे। लेकिन उसके बाद जब उन्हें पता चला कि जेपी, मोरारजी देसाई, चंद्रशेखर, अटल, आडवाणी, बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया है देश भर में, और इन नेताओं को गिरफ्तार किया गया था मीसा कानून के तहत, वो कानून जिसमें स्मगलर्स की गिरफ्तारी होती है, तो उस कानून में देश के नेताओं को गिरफ्तार किया गया। 25 जून की सुबह कोई भी अखबार नहीं आया क्योंकि उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, कोई अखबार छपने नहीं दिया गया था। 26 जून को जो अखबार छपे जिन्होंने देश के आंतरिक हालातों की बात की, उन सभी अखबारों का आदेश दिया गया कि अखबार पीआईबी के ऑफिस आने चाहिए। वहां से संजय गांधी और उनकी टीम तय करती थी कि अखबारों में क्या छप रहा है, क्या नहीं छपेगा, क्या जाएगा, क्या नहीं जाएगा। वो सभी विपक्ष के नेता जो गिरफ्तार किए गए, उनके नाम हटा दिए गए, उनकी तस्वीरें हटा दी गई। सिर्फ सरकार का गुणगान था और लोकतंत्र में आपातकाल के फायदे गिनाए गए थे। इसके बाद जब तक आपातकाल रहा, अखबारों को ये छूट नहीं रही कि वो अपनी बात कह सकें। अखबारों को वहीं के जरिए आना पड़ता था। आज हम मीडिया के बिकने की बात करते हैं तो मीडिया तो बिका हुआ है, शायद बिकने के बाद वो अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन ये एक सेंसरशिप, ये दादागिरी सरकार की तरफ से उस समय चल रही थी। नेताओं को, राज्य सरकारों को आदेश था, उनको लिस्ट पहुंच गई थी विपक्ष के सभी नेताओं की, और उन नेताओं की भी जो उनकी अपनी पार्टी के थे पर पक्ष में नहीं थे, उन सभी को गिरफ्तार करने की। रात को 2:30, 3 बजे, 4 बजे सभी विपक्ष के नेताओं के घर पर पुलिस थी, उनको गिरफ्तार करके बिना कुछ बताए ले जाया गया। जैसा मैंने आपको बताया, उनको मीसा कानून में गिरफ्तार किया गया था। उनको कुछ नहीं बताया गया कि उनको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, कैसे जा रहा है, बस सार्वजनिक हित में उनको गिरफ्तार किया जा रहा है ऐसा कह के उनको अरेस्ट किया गया। और मीसा जिसमें स्मगलर अरेस्ट किए जाते थे। इंदिरा गांधी ने एक बार कहा था कि वो हिटलर और नेपोलियन की तरह बहुत ताकतवर नेता के रूप में इतिहास में जानी जाना चाहती हैं, और उन्होंने ये कर दिखाया। कांग्रेस आज की तारीख में सत्ता पक्ष पर हमले करने में असफल रहती है। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सत्ता पक्ष को वो जिस भी बात पर घेरते हैं उसका एक बहुत बुरा वर्जन, बहुत बड़ा वर्जन उनके अपने ऊपर था। आपातकाल हो, 1984 के दंगे हों, कांग्रेस घोटाले हों, कांग्रेस से बाहर ही नहीं निकल पाती है। और लेकिन आज भी लोगों को कभी इंदिरा गांधी याद दिलाते हैं तो लोगों की इमरजेंसी भी याद आ जाती है। सबसे मजेदार यह है कि वो कम्युनिस्ट जो आज कहते हैं देश में अघोषित आपातकाल है, वो किसी को ये नहीं बताते कि वो घोषित आपातकाल में सरकार के साथ थे। उस घोषित आपातकाल में उन्होंने लगवाने में सरकार की मदद की थी। प्रेस की आजादी, बोलने की आजादी, नागरिक स्वतंत्रता की बातें करने वाले इन कम्युनिस्टों ने कभी नहीं बताया कि नागरिकों के मूलभूत अधिकारों के हनन के
लिए वो भी जिम्मेदार थे। सरकार को उन्होंने समर्थन करके सिर्फ अपनी एक विचारधारा के लिए उन्होंने देश के नागरिकों का क्या नुकसान पहुंचाया, उनके अधिकारों का किस प्रकार हनन किया। तो जो वो कहते हैं और जो वो करते हैं उसके बीच में बहुत बड़ा फर्क है। संभवतः इसलिए आप कई बार देखेंगे कि मैं कम्युनिस्टों के उतने पक्ष में कभी हो नहीं पाता हूँ, कांग्रेसों को फिर भी सुन लिया जाता है। तो दोस्तों, कर्म तो ऐसा ही है, जो आप करेंगे वो घूम के ऊपर आपके पास वापस आएगा। तो आपातकाल में इन सब के अलावा भी बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसकी बातें फिर कभी। आज सिर्फ ये बताना चाहता था कि आपातकाल लगने के पीछे स्थितियां क्या थी, कौन लोग थे इसके जिम्मेदार। तब तक आप देखें पंचायती, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।